students, welcome to Bright Mind Gurukul. अकाउंटिंग पढ़ने में आपको बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। तो उन टर्म्स की जानकारी आपको शुरू में ही होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे और इस तरह के टर्म्स आएँगे, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ही नहीं हो। तो इसी क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स सिर्फ़ अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर हमने किए हैं। तो आज भी हम कुछ टर्म्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। अ, कि ये हमारा पार्ट 5 है, यानी 4 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। उसको भी आप देख लीजिएगा और कोई परेशानी, कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, तो आप हमें व्हाट्सएप में ज़रूर लिखिए। आज हम लोग जो टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं वो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स बिकॉज इन द बैलेंस शीट, अगर आप बैलेंस शीट खोलोगे तो उसमें आपको 2 हेड्स दिखेंगे। लेफ्ट साइड में आपकी पूरी लायबिलिटीज एंड देन द एसेट्स। सो व्हाट आर दीज एक्चुअली? So these are, ये एसेट्स जो होते हैं वो, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। एसेट्स आर व्हाट द बिजनेस ओन्स, यानी बिजनेस के पास जितनी प्रॉपर्टी, जो उसकी अपनी चीजें हैं, जो फिक्स एसेट्स के रूप में होंगी या इन्वेस्टमेंट्स के रूप में होंगी, या कुछ ऐसी चीजें जो उससे मिलने वाली होंगी जैसे रिसीवेबल्स होंगी। तो जो उसका अपना प्रॉपर्टी है, जो उसका अपना मतलब जो उसे मिलने वाला है, इस तरह की चीजें, इसको हम एसेट्स कहते हैं। सो दे आर what the business owns and what is receivable, जो उसके पास है वो भी एसेट है, जो उसे मिलना है जो है उसमें वो भी एसेट्स है। तो एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू एंड थिंग्स दैट ब्रिंग फ्यूचर बेनिफिट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एसेट्स इस तरह के खर्चे हैं जिसको बिजनेस करती है ताकि उसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिल सके। सपोज जैसे एसेट्स, फिक्स एसेट्स परचेज होता है, कोई बिल्डिंग हुआ या कोई आपकी कार या प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस ने परचेज की, तो उस प्लांट एंड मशीनरी पे जितना भी खर्चा हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है ताकि वो बहुत सारे सालों तक उसको बेनिफिट देता रहे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है सुपर बाजार। सपोज करिए सुपर बाजार का ही केस है जिसमें इट ओन्स अ फ्लीट ऑफ ट्रक्स, बहुत सारे ट्रक्स हैं जिसे यूज किया जाता है फॉर डिलीवरिंग फूड स्टफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लीट ऑफ ट्रक्स है दिस प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइज। इन ट्रक्स के बिना ये अपना काम कर नहीं सकते हैं। सो दीज ट्रक्स विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बिजनेस एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज एसेट, जो इसको इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत सारे कंटिन्यूअसली देती जा रही है, नॉट रिलेटेड टू ओनली 1 ईयर, बहुत सारे सालों में ये देती रहेगी। इस तरह की चीजें इसको ये ट्रीट करेंगे एसेट्स। नाउ एसेट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। दिस इज डिपिक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। एसेट्स के बारे में इस चार्ट से आपको पता चल सकता है कि एसेट्स की क्या क्या कैटेगरीज हैं और उसके अंदर क्या क्या आते हैं। ठीक है, सो एसेट्स आर नॉन करेंट एसेट्स। Assets may be non-current assets or and current assets. ठीक है, so what are non-current assets and what are current assets? Non-current assets में आ जाता है फिक्स एसेट्स। आप बैलेंस शीट अगर देखोगे किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का बैलेंस शीट आप देखोगे तो फर्स्ट थिंग आपको फिक्स एसेट्स, मतलब एसेट की कैटेगरी में फर्स्ट थिंग आपको दिखेगा फिक्स एसेट्स। व्हाट आर दीज? तो फिक्स एसेट्स हैं, these are further categorized into tangible assets। tangible मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं। यहाँ पे tangible assets का मतलब ये होता है जो हम आपको सामने आपको दिख रहा है, जो आप टच कर सकते हो। और इसके अंदर आ जाता है आपका प्लांट एंड मशीनरी आ गया, लैंड आ गया, जो बड़े बड़े एसेट्स हो गए, मोटर व्हीकल्स आ गया, आपके फर्नीचर्स आ गए। इस तरह की चीजें आपकी टैंजिबल एसेट की कैटेगरी में आते हैं। अब इंटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? इंटैंजिबल एसेट्स जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं,
जिसको आप इस तरह से देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो आपकी वैल्यूएबल चीजें हैं। जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है गुडविल। गुडविल यानी एक बिजनेस का रेपुटेशन, जो आप उसको टच तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका बहुत वैल्यू है और उसके बिना आपकी बैलेंस शीट भी अधूरी होती है। सो गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद फिर आ गए आपके पेटेंट्स आ गए, कॉपीराइट्स आ गए, आपकी ब्रांड वैल्यू, ये सारी चीजें। या आपने कुछ सॉफ्टवेयर खरीदा है, तो सॉफ्टवेयर आप ऐसे टच तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है वो आपके बिजनेस के लिए कितना वैल्यूएबल है और उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, these are those assets which are still in the process of construction, और जिसको जो अभी तक पूरा फिनिश्ड हुआ नहीं है, इस तरह के एसेट्स को भी हम फिक्स एसेट के कैटेगरी में डालते हैं, या अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। सो दीज आर फिक्स एसेट्स। नाउ नॉन करेंट एसेट में सेकेंड कैटेगरी में क्या हो जाता है? इन्वेस्टमेंट्स। So investments, whether in shares, whether in stocks, whether in properties, whether in fixed deposits आपने खरीदा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपकी हो गई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया होगा। डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स को समझना थोड़ा सा, ये डिटेल में हम आपको समझा देते हैं। सो डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ये क्यों आता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो जैसे बिजनेस में आपका एक बुक प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और एक प्रॉफिट कैलकुलेट होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, एक कंपनीज एक्ट के तहत कैलकुलेट होता है और एक एज पर इनकम टैक्स एक्ट। उसमें कुछ चीजें होती है जो कंपनीज एक्ट या बुक प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है, उस पे आपकी कुछ चीजें होती है अलाउड, कुछ चीजें डिसअलाउड होती है, इस तरह से। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। अब जो टैक्स कैलकुलेट होता है, सॉरी, जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट होता है। तो जब इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपका टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, तो उसमें और इस बुक प्रॉफिट में थोड़ा डिफरेंस होता है। इसको हम कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, इसको हम डिटेल्स में और अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। बस आपको जानने की जरूरत है कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स आपके नॉन करंट एसेट्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके हो गए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म मतलब जो एक साल से ज्यादा आपका कैरी करता है, ठीक है। तो बिजनेस ने अगर किसी को लोन दिया है जो एक साल के बाद आपको वो मिलेगा, तो उस तरह की चीजें लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी नॉन करेंट में आता है। या कोई नॉन करेंट एसेट्स, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, इस तरह की कैटेगरी। तो ये हो गए आपके नॉन करेंट एसेट्स की डिटेलिंग जो इस हेड्स में आने वाले हैं। अब आ जाओ आप करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में करेंट एसेट्स में आपके क्या क्या आ गए? करेंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गए, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो आप एक साल के अंदर ही आपको उसको लिक्विडेट करना होता है, उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेंट्रीज हो गई, जो आपके अनसोल्ड इन्वेंट्रीज होती है या क्लोजिंग स्टॉक होता है जिसको आप नेक्स्ट ईयर सेल करोगे, वो आ गई इन्वेंट्रीज। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स में आ जाता है सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। यानी आपके जो कस्टमर्स हैं, आप जिसको सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, यानी अभी वो कस्टमर्स ने पैसे दिए नहीं है आपको, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कुछ पीरियड के बाद वो आपको पैसे देंगे, पेमेंट देंगे, तो वो हो गए सन्ड्री डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल उस तरह के कस्टमर्स हो गए जो आपको प्रॉमिस करते हैं कि आफ्टर 2 मंथ्स, वो पीरियड बता देते हैं कि आफ्टर 2 मंथ्स दे आर गोइंग टू पे देयर ड्यूज। सो ये दोनों ही कैटेगरी उसी तरह के होते हैं, इसमें बस एक होता है कि टाइमिंग वो दे देते हैं, अ प्रॉमिस टू पे आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड। और इसमें वो कस्टमर्स होते हैं जो जिन्होंने क्रेडिट पे आपसे गुड्स लिए हैं और प्रॉमिस किया है कि आपको बाद में ये पेमेंट दे देंगे। सो दे आर फॉलिंग अंडर करंट एसेट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश हो गया जो बिजनेस के पास लिक्विड कैश रखा हुआ है या बैंक में कुछ पैसे रखे हुए हैं, वो आ गए आपके। या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने कुछ शॉर्ट टर्म के लिए किसी को लोन या एडवांस दिया है, वो भी आपके करंट एसेट्स हो गए।
अदर्स, इस तरह की कैटेगरीज में ये भी आ गए। ठीक है, सो आपको एसेट्स का पूरा ये चार्ट है, आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये है आपके एनसीईआरटी के बुक में भी है ये सेम चार्ट, इसको इस तरह से आप देखिएगा, आप इसको समझिएगा और इसको आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो ये सारी कैटेगरीज आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, नाउ कम्स द लायबिलिटीज। तो हमने एसेट्स पढ़ा था कि एसेट्स आर दोज थिंग्स व्हिच यू ओन, व्हिच द बिजनेस ओन्स। अब लायबिलिटीज वो एसेट्स, वो चीजें होती है व्हाट द बिजनेस ओन्स। लायबिलिटीज आर दोज थिंग्स व्हिच द बिजनेस ओज। ठीक है, मतलब बिजनेस को देना है पेमेंट किसी और को। ठीक है, तो एसेट्स अपनी प्रॉपर्टी होती है और लायबिलिटीज जो हमें किसी को देना है, इस तरह की चीजें होती हैं। दे आर ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस होते हैं या डेट्स होते हैं, आपने किसी से उधार में लिया है, कुछ आपको पे करना है, दैट अ बिजनेस हैज टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर। दे रिप्रेजेंट द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जिससे आपने कुछ गुड्स खरीदे हैं, कुछ माल खरीदा है, तो वो हो गए आपके क्रेडिटर्स अगर आपने उसको पेमेंट दिया नहीं है, ऑन क्रेडिट आपने खरीदा है। ठीक है, सो बोथ स्मॉल एंड बिग बिजनेस फाइंड इट नेसेसरी टू बोरो मनी एट वन टाइम और अदर। यानी बिजनेस जब चलाते हैं, चलाया जाता है, तो अपने पैसे को तो इन्वेस्ट किया ही जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू फील द नेसेसिटी टू हैव मोर फंड्स, तब आप लोन लेते हो, या तो बैंक से ले रहे हो, या किसी फ्रेंड से ले रहे हो, या किसी रिलेटिव से ले रहे हो। तो इस तरह की चीजें जो लोन आप लेते हो, उसे आप इस कॉन्सेप्ट से ले रहे हो कि आपको कुछ दिन के बाद इसको पे करना है। So those are your liabilities. Liabilities are also classified as current and non-current. Okay? अब हम लाइबिलिटीज का भी पूरा चार्ट के हिसाब से एक देखते हैं क्या क्या है बाइफर्केशन। लाइबिलिटीज, liabilities are also non-current liabilities and current liabilities. नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या हो जाता है, नॉन करेंट मीन्स थोड़े लंबे समय के लिए ये लाइबिलिटीज को लिया लिया जाता है, मतलब आपने लोन लिया फॉर ए लॉन्गर पीरियड, दैट इज मोर देन 1 ईयर, आप उसको रिपे करेंगे आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल से भी ज्यादा के लिए। तो जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपने बोरो किया है कहीं से, आपने या तो मैंने अभी बताया आपने अपने फ्रेंड से बोरो किया है, या रिलेटिव से बोरो किया है, या बैंक से आपने लोन लिया है जिसे आपको रीपे करना है आफ्टर, मतलब 1 साल के अंदर नहीं, ये ज्यादा समय के लिए आपने लोन लिया है, लॉन्ग पीरियड। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब मैंने एसेट्स डिस्कस किया था, तो उसमें भी था डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि जब आपका बुक प्रॉफिट और प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या एज पर नहीं, नॉट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर इनकम टैक्स लॉ, जब बुक प्रॉफिट्स और एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जब प्रॉफिट में डिफरेंस होता है, तो आपको ये डिफरेंस को आप कहते हो टाइमिंग डिफरेंस। इसके लिए कभी आपको टैक्स ज्यादा पे करना होता है अगर प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स ज्यादा है, या एज पर इनकम टैक्स अगर कम है तो आपको कम पे करना होगा। तो इसको ज्यादा कंफ्यूजन हम नहीं क्रिएट करना चाहते, इसके लिए एक अलग से हम लेक्चर ले लेंगे, उसमें आपको डिटेल्स में बताएंगे कि क्या होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कौन कौन से सिचुएशन में होता है और इसको कैसे रिपे किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आ गया। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविजंस आप जब क्रिएट करते हैं टू मतलब जैसे आपने एंटिसिपेट किया कि फ्यूचर में कुछ एक्सपेंडिचर आपसे होगा या लॉस होगा, या कुछ इस तरह की लाइबिलिटीज आ सकती हैं, तो आप कुछ अमाउंट फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, आप थोड़ा सा अमाउंट उसको अलग से रखते हैं, एक प्रोविजन बना के रखते हैं। सो दीज आर फॉर लॉन्गर टर्म्स, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए हो तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो कि आपके करंट लाइबिलिटीज में आती है। सो लॉन्ग टर्म में आ गया, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, या एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है,
और उसके बाद करेंट लायबिलिटीज में आ गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ये उस तरह के लोन्स हैं जिसको आपको रिपे करना है विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही आपको इसको रिपे कर देना है। ट्रेड पेबल्स आपके वो क्रेडिटर्स होते हैं जो आपके सप्लायर्स होते हैं, जिसको आप जहां से आपने खरीदा है ऑन क्रेडिट, इसे आपको पे करना है, ठीक है। एंड अदर करंट लायबिलिटीज कुछ इस तरह के आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। इसे भी आप देख लीजिए, ये चार्ट भी आपका अवेलेबल है आपके बुक में, और कैटेगरी को एक्सप्लेन किया गया है इसमें भी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। और आई थिंक एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको काफी क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।